नमस्कारम, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। व्हाट इज सीए, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सीए, हाउ टू डू सीए, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीए एंड व्हाट आर द बिग फोर्स एंड व्हाट डू वी लर्न इन आर्टिकलशिप। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है इस कोर्स करने का, क्या कौन से टॉप मोस्ट हमारे सीएज हैं और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि कितना खर्चा आएगा इस सीए कोर्स को करने के लिए। तो हम देख लेते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हम इंस्टीट्यूट को फीस देते हैं दैट इज 9,800। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन का फीस इज 18,000 एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है 22,000। सो दीज आर द फीस विच वी आर गोइंग टू पे टू द इंस्टीट्यूट एंड इसके रिटर्न में हमको क्या मिलता है, स्टडी मटेरियल। जब हम फीस पे करते हैं तो हमको स्टडी मटेरियल मिलता है इंस्टीट्यूट के पास से, और वो स्टडी मटेरियल हमारे लिए क्या होता है, बाइबल, गीता और कुरान, जो भी आप बोलो वो आपके लिए होता है। वो हमको पढ़ना होता है अच्छे तरीके से, इन डिटेल पढ़ना होता है। क्यों इन डिटेल पढ़ना होता है? क्योंकि ये सारे जो बुक्स हमको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है वो हमारे लिए गीता होती है, बाइबल होती है, और इसमें जो सारी चीज़ें लिखी होती है वही एग्जाम में आता है, वहाँ से एग्जाम में आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमको आगे जाके अपने लाइफ में कुछ अच्छा बनना है तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगा? जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो हमारी जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हमारा फाउंडेशन ही वीक होता है तो जो बिल्डिंग होती है एक दो हवा के झोंके से क्या कोलैप्स हो जाती है। इसके लिए हमारा फाउंडेशन क्या स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको जो स्टडी मटेरियल्स मिलता है हमको उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इलाइट गुरुकुल इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करते हैं ये सारे कोर्सेज, वी चार्ज फाउंडेशन के लिए 25,000 रुपीज़, इंटरमीडिएट के लिए 45,000 रुपीज़ एंड फाइनल के लिए 60,000 रुपीज़। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप ग्रुप में आते हो एडमिशन्स लेने के लिए तो वो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक फीस स्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर। ठीक है, जब हम फीस दे देते हैं तो क्या इसके आगे हमको और भी कुछ पेमेंट करना होता है क्या इंस्टीट्यूट को? तो हाँ, तो देयर इज़ अ एग्ज़ाम फी। हमको एग्ज़ाम फीस इंस्टीट्यूट को देना होता है जितनी बार भी हम अटेम्प्ट देंगे। सपोज मैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम लिख रही हूँ तो मुझे 1,500 उस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए एग्ज़ाम फीस पे करना होगा, और एग्ज़ाम में एनरोल करने के बाद आई कैन राइट माई सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। सेम गोज विद इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं। अगर मैं एक ग्रुप देती हूँ एट अ टाइम, सिंगल ग्रुप एट अ टाइम, तो मेरा जो एग्जाम का फीस होगा दैट वुड बी 1,500 रुपीज़ फॉर ईच ग्रुप। लेकिन अगर मैं दोनों ग्रुप साथ में देती हूँ तो मेरा फीस कितना हो जाता है 2,700। दैट इज मुझे 300 रुपीज़ का क्या मिलता है, कंसेशन मिलता है, विच इज़ गुड फॉर ऑल। लेकिन अगर आप प्रिपेयर हो बोथ ग्रुप्स के लिए तो ही आप साथ में एग्जाम के लिए एनरोल करो। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर वेल फॉर बोथ द ग्रुप्स तो एक ग्रुप साथ में दो, कोई इशू नहीं है, एक ग्रुप एक बार दो और पास हो जाओ एग्जाम। एंड सेम गोज विद द फाइनल के लिए भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप सिंगल ग्रुप दोगे तो 1,500, अगर साथ में दोगे तो 2,700 फीस होगा। तो इतना सब जानने के बाद बच्चों को एक क्वेरी आता है, व्हाट इफ अगर हम फेल हो गए एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो हमको क्या फिर से ये जो इंस्टीट्यूट का फीस है 9,800, 18,000 और 22,000, हमको ये फिर से पे करना होता है क्या? तो आंसर इज नो। दिस इज अ वन टाइम फीस जो आपको खाली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना होता है। और जब भी आप एग्जाम लिखोगे, कितने भी अटेम्प्ट्स होने दो, आपको सिर्फ एग्जाम फी पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ टाइम लिमिट कि आपका रजिस्ट्रेशन कितने पीरियड के लिए वैलिड होगा, उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट वी अज्यूम कि पीपल, जो बच्चे होते हैं हमारे, वो विद इन अ टाइम लिमिट पास हो जाते हैं वो पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर ग्रुप, और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको ये इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होता है। खाली एग्जाम फीस पे करके क्या कंप्लीट करना होता है, उनको उनके एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। हर एक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और हर एक पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। मतलब एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। एंड दैट पेपर का वेटेज कितना होगा? 100 मार्क का पेपर होगा। और आपको
पास होने के लिए कट ऑफ मार्क्स मतलब मिनिमम आपको 40 मार्क्स हर एक पेपर में स्कोर करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है विच इज 50%, विच सेज दैट कि आपको सीए फाउंडेशन कोर्स पास करने के लिए मिनिमम 200 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। मतलब आपने यहाँ इस सब में 40 लाया तो आपको कितना होता है, 160 मार्क्स होता है। तो क्या आप 160 मार्क्स लाके पास हो जाओगे? तो आंसर इज नो। अगर आपको पास होना है सीए फाउंडेशन का एग्जाम तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। जबकि आपके मिनिमम 200 मार्क्स आ जाते हैं तो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो है वो क्रैक कर जाते हो और पास कर जाते हो। ओके, तो नेक्स्ट मूविंग, सीए फाउंडेशन का एग्जाम पैटर्न क्या है? आप सबको पता होगा सीपीटी में खाली हमको सारे चार पेपर होते थे, चारों पेपर का हमको एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आता था। एमसीक्यू रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो भी ऑप्शन राइट है उसको टिक करना था। सीए फाउंडेशन में थोड़ा मॉडिफाई किया है वो लोगों ने एग्जाम पैटर्न को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि कुछ पेपर आपको सब्जेक्टिव है और कुछ पेपर आपके लिए एमसीक्यू है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो पहला जो हमारा एग्जाम का मोड होता है वो कौन सा मोड होता है? ऑफलाइन मतलब आपको सेंटर में जाके एग्जाम लिखना है, दैट इज ऑफलाइन मोड। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आपको जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, ये दोनों पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपके आंसर शीट पे। और उसके बाद पेपर 3 एंड जो पेपर 4 है, ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यूज होंगे। एडवांटेज है आपके लिए, अच्छा है, आपके लिए एमसीक्यू स्कोरिंग हो जाता है। जो पेपर 3 एंड 4 है दैट इज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, पेपर 1 एंड 2 इज अकाउंट्स एंड लॉ। तो ये सारे आपके दोनों सब्जेक्टिव, ये दोनों आपके एमसीक्यू, तो बैलेंस करते हैं सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न में। उसके बाद जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू का एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू में एक नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब क्या है, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया क्या नेगेटिव मार्किंग का, तो 1/4 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो जो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा दैट वुड बी 0.25 मार्क्स आपके टोटल नंबर में से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसे 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपका 0.50 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर ऐसे आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपके कितने, 1 मार्क टोटल कट हो जाएंगे। तो ये कट हो जाएंगे मतलब क्या, सपोज आपने एक मैथ्स का पेपर लिया, मैथ्स का पेपर आपने 60 मार्क का राइट लिखा है, ठीक है, आपका पेपर 60 मार्क का राइट है जिसमें से आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग है। तो ये 4 क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, 1 मार्क्स होता है। तो आपका जो ये 1 मार्क है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 59। दिस इज व्हाट नेगेटिव मार्किंग मीन्स। तो ये आपका ऐसा एग्जाम का पेपर पैटर्न है। इसके लिए जब आप एमसीक्यू पे टिक करते हो तो बहुत ही सोच समझ के टिक करना ताकि आपके आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली राइट हो। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू पेपर वाइज डिस्कशन। हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में एग्जैक्टली क्या होता है। तो ओवरऑल जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं, जो 11th एंड 12th के एग्जाम्स देकर आ रहे हैं, उनको को रिलेट करे और उनके लिए इजी हो जाए थोड़ा, इसके लिए वही सिलेबस हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो जो चीज़ें आपने 11th एंड 12th में पढ़ी थी वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है थोड़ी सी हायर लेवल पे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्या है, हायर लेवल का है। तो पेपर 1 का नाम है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें 10 चैप्टर है टोटल और चैप्टर वाइज देख लेते हैं हम। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस तो सुना ही होगा आपने, इन्वेंट्रीज हम उसको बोलते हैं ना, स्टॉकिंग, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन में हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट आपने 12th में पढ़ा ही है ये सारी चीज़ें, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ एंड कंपनी अकाउंट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपने ऑफकोर्स 12th में पढ़ी है, 11th एंड 12th में मिला के वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी है सीए फाउंडेशन के लेवल पे फॉर 100 मार्क्स। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेपर पे, पेपर 2 में हमारे 2 सेक्शन है। सेक्शन ए बिजनेस लॉ, सेक्शन बी है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है। तो बिजनेस लॉ में हमको क्या सिखाया जाता है, तो बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी एक्ट 2008 है एंड कंपनीज एक्ट 2013 है।
पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर लॉज को यहाँ पे रखने का, ताकि जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं उनका ये सारे जो लॉज है इससे उनका बेस क्लियर हो, क्योंकि आगे जाके जब वो बनेंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, या तो वो कंपनी में काम करेंगे या तो प्रैक्टिस करेंगे, वो जो भी करे अपने लाइफ में, जो भी करियर चूज करते हैं वो, उनको ये सारे जो बेसिक डिटेल्स, जो बेसिक लॉ होता है, कंप्लायंस होता है, वो उनको आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस लॉ में पढ़नी पड़ेगी। एंड इसका सेक्शन 2 जो है दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको जब आप ऑडिट करते हो, आप प्रैक्टिस में जाते हो, तो आपको बहुत सारे ऑडिट मिलते हैं कंपनीज के। तो जब आप ऑडिट करते हो तो आपको रिपोर्ट लिखने आना चाहिए, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करने आना चाहिए, आपको मेल लिखने आना चाहिए अच्छे से। तो ये सारे जो हमारे अदर स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे पूरा चैप्टर है। तो सेक्शन चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन, सेंटेंस टाइप, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, नोट मेकिंग, इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस कैसे लिखते हैं, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग एंड मीटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। नेक्स्ट मूविंग टू पेपर 3 पार्ट ए। पेपर 3 में आपके 3 पार्ट्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। तो पहला पार्ट जो है वो मैथ्स, हम इसमें देख लेते हैं। मैथ्स सुन के लोग डर भी जाते हैं कोई और कितने लोगों का मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसके लिए वो सीए कोर्स करते हैं। अच्छी बात है, मैथ्स में डरने जैसा कुछ है नहीं। जो आपका 11th एंड 12th का मैथ्स है वही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो रेशियोज एंड प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम्स पढ़ा ही होगा आपने 11th 12th में। इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, sequence and series, sets, functions and relations, basic concepts of differential and integral calculus। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट बी जो आपको लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें आपको नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग इन ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस एंड सिलोजिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाती है। एंड नेक्स्ट पार्ट सी, स्टैट्स में आप, स्टैट्स इज द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ सिखाई जाती है, स्टैट्स में सिखाई जाती है। तो ओवरऑल आपका ये तीनों पार्ट मिला के एक पेपर बनता है, दैट इज पेपर 3। ईजी है, स्कोरिंग है, एमसीक्यू है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। मैथ्स लोगों का स्ट्रांग होता है, लोग मैथ्स स्कोर करते हैं। नेक्स्ट है पेपर 4। पेपर 4 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 डील्स विद बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपने जो 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो सारे इकोनॉमिक्स से, वो सारे चैप्टर्स इनफैक्ट यहाँ पर है। जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, ये आपने पढ़ा है 12th में। थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट एंड बिजनेस साइकिल्स। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। वही सारी चीज़ों को यहाँ हमने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ड्राफ्ट किया हुआ है, जो आपको पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट मूविंग टू पार्ट 2 ऑफ पेपर 4, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो हमारा बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का है, बिजनेस में टर्मिनोलॉजीज कौन कौन से यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। दैट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक बिजनेस एंड बीसीके, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती है आपका जो पेपर 4 में। तो देखो, आप जब सिलेबस देखोगे सीए फाउंडेशन का, इज मोर एंड लेस सिमिलर टू योर 11th एंड 12th का सिलेबस। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमको सिलेबस फाउंडेशन में मतलब बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नया पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने वो पढ़ा है उसका यहाँ पे अपडेटेड वर्जन और हायर वर्जन आपको पढ़ना है। बाकी आपको बेसिक आइडिया हर एक चैप्टर का है। तो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, हम सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होगी, कितना अर्न कर लेता होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने टाइम की मेहनत करने के बाद। आप लोग अपना 5 साल डाल रहे हो, तो 5 साल के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर निकलोगे मार्केट में, तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन सबको होती है। तो मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी, क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने भी क्या किया, गूगल से एक स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। तो एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी होती है, दैट स्टार्ट्स विथ 6 to 8 lakhs पर एनम। तो यूजुअली आपकी सैलरी कितनी होती है, 6 से